राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जानी मानी एक्टर सीमा बिस्वास। ये सरन जाना था, हम कौन है? डाकू और को तभी नहीं जाना तो का? मैं भी क्या चंबल की बेटी हूँ। सीमा बिस्वास। जानी मानी अभिनेत्री सीमा बिस्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के जिले नलबाड़ी में हुआ। दिल्ली में एनएसडी से ग्रेजुएट सीमा बिस्वास सांस्कृतिक अभिरुचियों वाले परिवार में पली बढ़ी हैं। यथार्थवादी भूमिकाओं से अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सीमा बिस्वास को 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन में निभाए फूलन देवी के किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्नीस 1996 में फिल्म खामोशी में एक मूक किरदार कर सीमा बिस्वास ने अपना एक अलग ही अवतार दिखाया। मुझसे गलती हो गई। नहीं मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। इसी साल की सह अभिनेत्री की भूमिका के लिए सीमा बिस्वास को स्टार स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। 1084 की मां, वाटर, मिडनाइट चिल्ड्रन और रामगोपाल वर्मा की एक हसीना थी में शानदार अभिनय कर देश और विदेश में अपने अभिनय का सिक्का जमाया है सीमा बिस्वास ने। अगर आप सोचते हो कि हम अतीत को पकड़ के रखा है दुख के साथ, तो फिर गलत है। हम खुशी को पकड़ के रखते हैं, छोटी छोटी खुशी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू। हमें बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, और क्या बचपन में ही आपको ये लग गया था कि आपके अंदर कुछ एक्टिंग का टैलेंट है, या एक्टिंग ही आपको करना है? मैं असम से हूँ, और असम में एक जगह है नलबाड़ी। वैसे तो पैदा हुई थी गुवाहाटी में, इसके बाद मम्मी पापा ये लोग नलबाड़ी शिफ्ट हो गए थे, और हम 4 बहनें एक भाई। तो वहाँ पे नलबाड़ी में मैं पली बढ़ी, पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहीं पे किया। जहाँ तक ये इस लाइन में आऊँगी नहीं आऊँगी, ये डेस्टिनी शायद। हालांकि मेरे घर का पूरा एटमॉस्फेयर जो है, सारे कलाकार, मतलब मेरी मम्मी आज तक एक्टिंग करती हैं, एंड बचपन से उनको स्टेज पे देखा। और असम की बहुत पुरानी फिल्म जो है, जो फर्स्ट फिल्म जो है, उसमें मम्मी ने काम किया। तस्सुदी किस्सू भी सब, फनी शर्मा, इन लोगों के साथ जो लेजेंडरी जो है, उन लोगों के साथ मेरी मम्मी ने काम किया। बहुत बड़ी बात थी उस समय, फीमेल एक्ट्रेस प्रोफेशनली बाहर आएँ और काम करें। तो फिर मेरी दीदी एक एक्टिंग बहुत करती थी, साथ साथ गाना गाती थी। एक दीदी हार्डकोर सिंगर, अभी भी सिंगर है। तो घर पे छोटे छोटे 2-3 कमरे थे, उसमें रिहर्सल्स वगैरह होना, गानों के, फंक्शंस के। आसपास के लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत शाय और बहुत चुप बोलने वाली लड़की थी, और मुझे दिखता था कि पास के लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और ऐसा है। बट हमारे घर पे कोई किसी को परवाह नहीं था, नॉन स्टॉप गाना, डांस और नाटक को लेके बिजी थे। पापा बहुत एनकरेज करते थे। ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे, जैसे हर एक जगह पे होता है कि ग्रुप्स होते हैं। तो आर्ट स्कूल नाम की एक संस्था वहाँ पे अभी भी है, जो जहाँ पेंटिंग सिखाते थे, और आपको डांस सिखाना, एक्टिंग, अपना क्या कहते हैं, गाना और इंस्ट्रूमेंटल सब चीज़ें, ये सब का एक मतलब ऐसे ही जस्ट सिखाते थे। संडे सैटरडे बच्चे जब साथ साथ फोकसिंग की पढ़ाई प्रायोरिटी है, तो इस तरह से एक बहुत डिसेंट काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप हुआ करते थे। कंपटीशंस होते थे वहाँ पे कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें और ऐसा प्रोग्राम करें। तो उसमें उस आर्ट स्कूल में, नलबाड़ी आर्ट स्कूल कहा जाता है, वहाँ के साथ मेरे फैमिली का बहुत जुड़ाव था, और वो लोग एक्टिवली मेंबर्स थे और फंक्शन करते थे फंड रेज के लिए। ऐसा
तो उनका एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न, बट थिएटर के करने के जैसे पेंटिंग या इंस्ट्रूमेंटल जैसा म्यूज़िक या डांस को लेकर जैसे काम करते थे, थिएटर के नाम पे उनका ये होता था कि साल भर में कम से कम 2 से 3 फिल्म प्ले करना है। तो मैं उस साल क्या हुआ, अचानक मैं तब क्लास 8 से 9 पहुंची और उनको एक प्ले करना था फुल फ्लेजेड एंड प्रोफेशनली, किसी अच्छे डायरेक्टर को बाहर से बुलाना था, इन द सेंस नलबाड़ी से बाहर, गुवाहाटी से, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट पुराने स्टूडेंट, एक स्टूडेंट। तो सब प्लान था, तो हमारे घर पे आए जो सेक्रेटरी ऑफ आर्ट स्कूल, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को सब लोग मीरा दीदी बोलते हैं, तो बोला दीदी इस बार हम सोच रहे हैं कि सीमा को कास्ट करें हम लीडिंग रोल के लिए, करेगी एक्टिंग? तो मम्मी ने कहा कि हाँ कर लेगी। मुझे सिर्फ सुनाई दिया और मम्मी शाम को मुझे लेके गए और सामने ऐसे बैठ के मैं परफॉर्म कर रही हूँ, डायलॉग प्रॉम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर नर्वस, समझ में नहीं आ रहा, बट अभी भी उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वो नर्वसनेस नहीं था, अजीब कि मैं चाहती थी, जबकि मैं चाहती नहीं थी और नफ़रत भी नहीं करती थी। बस जैसे कि ना पढ़ाई में मन, सिंसियर बच्ची, फिल्म नहीं देखना चाहिए, गंदे बातें नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे मन दो, तो इस तरह की लड़की थी। एंड अचानक किसी ने कहा एक्टिंग करो मम्मी ऐसे, तो मम्मी ने कहा शोल्डर सीधा करो, ऐसे करो, ठीक से लाउड बोलो, और मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी, मम्मी लोगों के सामने डांटा मत करो। तो घर आके मेरी एक आदत थी, मैं बहुत कम बोलती थी घर पे, मतलब बहुत कम बोलती थी, बट चाहे नहाने जाऊं, चाहे चुपचाप बैठूं, तो सोचने की या डे ड्रीमिंग की, अपने आप से बात करने की आदत बहुत हुआ करती थी। तो मैं ना कि हमारे जैसे बंगाली आसम इसमें कल्चर है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए आपको डांस के लिए भेजा जाता है, क्लासेस, म्यूज़िक या पेंटिंग या इंस्ट्रूमेंटल कुछ सीखने के लिए। तो मुझे डांस के लिए भेजा जाता था। तो मैं इसीलिए नहीं कि डांस मेरा पैशन, बट मुझे ना विजुअली ऐसा लगता था, सोच अकेले के लिए कहती थी कि डांस प्रोफेशन अच्छा है, क्योंकि वहाँ ना अकेले डांस करते हैं क्वीन की तरह और सब लोग देखते रहते हैं, तो आई विल बी अ डांसर। पर जिस दिन मैं पहली बार स्टेज पे आई कि रिहर्सल करती रही और घर आके वापस जब मैं सोने से पहले सोचने लगी, तब मैंने कहा नहीं, मुझे डांसर नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट डे। एंड मुझे अभी भी फर्स्ट शो याद है कि आई वाज सो नॉर्मल, एकदम नेचुरली एक्टिंग कर रही थी, ऐसे मतलब ऐसे हट बनाया हुआ था जिसमें स्ट्रॉ ऐसे ऐसे था, उसका स्ट्रॉ निकाली और उसको मोड़ मोड़ के बात कर रही थी नेचुरली। तो मुझे लगा कि आकाश मेरे पेरेंट्स मुझे एनकरेज करें, आई वांट टू बी एन एक्टर। सो ये अकेले बात करती थी, बट आई डोंट नो गॉड और माय पेरेंट्स किसने भी सुना, तो ये आगे बढ़ता गया। एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम कि चाहे वो आसाम में थिएटर वर्कशॉप हुआ, कोलैबोरेशन विद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और आसाम कल्चरल अफेयर्स। तो मेरे जीजा जी पेंटर हैं और वहाँ पे एग्जीबिशन ऑफिसर थे, मैं तो नलबाड़ी में थी और वो गुवाहाटी में काम करते थे। तो मुझे बोला सीमा यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रहा है 3 महीने का, तो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए गुवाहाटी में, जो कोलैबोरेशन विद NSD। नहीं कि NSD क्या है, तो कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ स्पेसिफिकली सिखाया जाता है ड्रामा फॉर 3 इयर्स, तो उसके 3 महीने का कोर्स है यहाँ पे। उन्होंने ठीक है आप देख लीजिए जो ठीक लगे, तो उन्होंने फॉर्म भरा, मैं आ गई। वहाँ पे नाटक या अदर बहुत, तब मैं पहली बार कमला देवी चट्टोपाध्याय या बीबी कारंत और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को देख, रीटा गांगुली, काफ़ी लोग ऐसे, रतन थियाम, ये लोग आए थे सिखाने के लिए। एंड एक एसएमएस प्ले हुआ जिसमें 2 डबल कास्टिंग था, एक बहुत हाईली ब्रिलियंट एक्ट्रेस और मेरे साथ एक गंवार जो नलबाड़ी से आई है, डबल कास्टिंग किया लीडिंग रोल में, और बोला कि जो भी अच्छा करेंगे हम इसको दिल्ली में शो कराएंगे। दिल से तो चाहती थी, बट मैं शाई बहुत थी, तो मुझे आसपास के लोग, मणिपुर, इम्फाल, सबके काफ़ी लोग इकट्ठे रहते थे हम सब, तो सब लोग वो पुश करते थे, गुवाहाटी के भी बच्चे, लड़के सब कहते कि तू अच्छा करती, तो शाई क्यों है, शर्माती क्यों है। तो एंड आई वाज लकी कि आई गॉट चांस टू परफॉर्म दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वहाँ पे। एंड वहाँ पे सब लोगों ने मम्मी को कहा कि इसको NSD पढ़ाई है, इसमें है फ्यूचर। तो मम्मी ने कहा नहीं, पढ़ाई पहले,
बीए एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं भेजूँगी। तो मैं जब बीए एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही थी तो मैंने फॉर्म भरा और वहाँ पे फॉर्म एंड इसी बीच में एक हादसा हो गया था कि मैं जब वर्कशॉप करके आई थी बट थिएटर में बहुत ज़्यादा काम करती थी, तो मेरे ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरे जो गैप के बाद मैं जब क्लास पे गई तो टीचर ने मुझे डांटा, कहा कि जो कर रही हो नाटकबाजी, ये सब तुम्हारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, और जो ये है ना ये पढ़ाई, ये सब ब्रेड एंड बटर का ये है, फ्यूचर का ये है, तो उस पर ज़रा ध्यान दियो। जैसे हमारे नेचर होते हैं कि बड़ों के साथ बहस मत किया करो। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा बट मैंने कुछ कहा नहीं एंड फ्रॉम दैट डे मैंने कहा ऑनर्स कोर्स तो नहीं दूंगी मैं छोड़ दिया था। एंड एग्ज़ाम के जस्ट 2-3 महीने पहले मेरी एक बहुत ख़ास सहेली रो के हाथ पैर बना के मतलब पकड़ के मुझे कहा, तुझे देना होगा, तुझे अच्छा मार्क्स आएगा, मुझे पता है, ये तेरे लिए मैंने नोट्स तैयार किया, अनीता है उसका नाम, तू एग्ज़ाम देगी, मेरे साथ चल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है। सब लेके परमिशन दिला के मुझे लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें दी और मैं प्रिपेयर हो रही थी पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए, और इधर प्रिपेयर हो रही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एडमिशन के लिए, ये सब पढ़ाई वगैरह। एग्ज़ाम ऑनर्स एग्ज़ाम दिया, कलकत्ता आके एनएसडी का एग्ज़ाम दिया, वापस आके जनरल कोर्स का एग्ज़ाम दिया। तब तक कॉलिंग लेटर आया फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं एनएसडी ज्वाइन किया। एनएसडी में 2-3 महीने बाद मेरे बीए का एग्ज़ाम आ गया, रिज़ल्ट आ गया था कि ऑनर्स भी मिल गया, मैं पास भी हो गई, और एकदम प्रोफेशनली पैशनेटली फिर मेरे जर्नी एक्टिंग में शुरू हुआ। सीमा जी, अभी ये वो मौका है कि जहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस आकर बातें करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जानी मानी एक्टर सीमा बिस्वास के साथ। मैं क्लास में नॉन रोमांटिक लड़का ढूंढ रही थी, तो मुझे हनुमान यादव करके हमारे क्लास का, बड़े रफ टफ है बहुत ऐसे, तो उससे मैंने मदद ली। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं एक्टर सीमा बिस्वास। सीमा जी, हमने ब्रेक से पहले आपके बचपन से लेकर एनएसडी पहुंचने तक की बातें की। हमें बताइए कि एनएसडी पहुंचने के बाद किस तरह के अनुभव हुए और किस तरह एनएसडी ने आपके पूरे जीवन पर असर डाला? देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो था वो लैंग्वेज, भाषा को लेके। एंड पंजाबी अभी भी पहला प्ले याद है, कुकुर मुत्ते करके प्ले था जिसमें बीएम शाह जी ने डायरेक्ट किया था। एंड उसमें मेरा 3 शब्द था, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, और हिंदी नहीं आती थी ठीक से बोलना, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और मुझे लगा मैं अच्छी तरह से बोलूँगी। एंड बहुत काफ़ी फिज़िकल ये सब बॉडी लैंग्वेज के साथ वो प्ले था, और मैंने जैसे बोला प्रश्न 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 ऐसे बहुत ज़्यादा, तो लोग हंसने लगे। मुझे समझ भी नहीं आया कि लोग क्यों हंस रहे थे। बाद में सब लोग मुझे चिढ़ाने लगते थे, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। तो मैं कह रही हूँ कि कभी मुझे ना इस तरह के, अगर मुझे कुछ प्रूफ करना है, मैं हमेशा साइलेंटली, मुझे लगता है कि कम से जवाब देना है, तो मैं दिन रात मुझे यही था कि आई हैव टू प्रूव। मुझे अच्छा रोल, बड़ा रोल, छोटा रोल मिले ये नहीं है, बट लैंग्वेज को लेके ऐसा अपनी जर्नी शुरू होगी कि मुझे लैंग्वेज के साथ फाइट करना है और मुझे ओवरकम करना है। इसी बीच में एक प्ले हुआ, नाम सब नहीं बताऊंगी। उस प्ले में मुझे एक छोटा सा रोल में, और मैं उन दिनों मेरा मलेरिया हुआ था, तो मैं हॉस्टल में थी और मुझे बहुत छोटा सा रीडिंग के सेशन में मैं थी। इसके बाद मैं बीमार थी, तो हॉस्टल में बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो मेरी क्लासमेट एक आके मुझे बोला कि यार सीमा, मुबारक हो, तुझे फलाना रोल मिला है, जो कि रोल छोटा है और उसको लीडिंग रोल मिला। मुझे अभी भी वो आंसू याद है, मैं लेटे थी और गई वो, और ऐसे आंसू आ रहे कि आई हैव टू प्रूव कि इस प्ले में, क्योंकि हमको कुछ ऐसे मेकअप करना था जिस पे चेहरा पहचान में नहीं आता। तो मैंने सोचा इसमें मुझे लैंग्वेज को लेके ऐसे करना है कि लोग कहेंगे कि ये कौन है, कि मेरी भाषा से तो समझ में आ जाएगा कि ये तो सीमा है, लैंग्वेज के जो प्रोनाउंसिएशन से तो नहीं, मुझे तो प्रूफ करना है।
तो मैं क्लास में नॉन रोमांटिक लड़का ढूंढ रही थी मेरे क्लास के, जो क्योंकि मुझे पता है 6 बजे से क्लास है तो मुझे कम से कम 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना होगा। तो इतना ना यंग भी है, पता नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना था ये सब एक्स्ट्रा कामों में। तो मुझे हनुमान यादव करके हमारे क्लास का, बड़े रफ टफ है, बहुत ऐसे, तो उससे मैंने मदद ली। उसने और खूब डांटता था। और ओपन एयर में, मेघदूत में, दिल्ली के रविंद्र भवन के, वहाँ पे 4 बजे चुपचाप उठ के जाती थी और प्रैक्टिस करती थी 2 घंटे के लिए। वो बोलते एक मात्रा को ठीक से बोल, ऐसे चिल्लाते थे। एंड सचमुच जो चाहती थी ये हुआ कि सचमुच लोग सरप्राइज थे। मेरे ख्याल से इतने परफेक्ट हिंदी मैंने आज तक नहीं बोली जो उस प्ले में मैंने बोला था। और लोगों ने कहा कि बाप रे, तेरे हिंदी कितना इम्प्रूव हो गया, कमाल कर दिया तूने ऐसा। उससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसके बाद मुझे लगा अब मुझे परफॉर्मेंस पे, एक्टिंग पे ध्यान देना है। एंड मेरे लिए इंस्पिरेशनल कुछ एक पर्सनालिटी थे, वो थे रेपर्टरी कंपनी के, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपर्टरी कंपनी के सुरेखा जी, उत्तरा बावकर, मनोहर जी। ये लोगों का एक्टिंग देख के लगता था कि 3 साल इनाफ नहीं है। और घर से प्रॉमिस किया था 3 साल बाद वापस आऊँगी, क्योंकि पापा की ख्वाहिश थी कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था तो लॉयर बनना है। तो मैंने कहा 3 साल में आ जाऊँगी ना। बट जब 3 साल गुजरने लगे तो मुझे लगा इनाफ नहीं है एक्टिंग सीखने के लिए। मैं तो बिल्कुल नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोस एक्टर एक्ट्रेसेस। तो मुझे रेपर्टरी ज्वाइन करना चाहिए, उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहिए, तभी मैं सीखूँगी। फिर उसमें लगी। और पापा हमेशा याद दिलाते थे कि कब आएगी। मैं आऊँगी पापा, थोड़ा सा और सीखना है, अप्रेंटिस फेलो, फिर कैजुअल आर्टिस्ट, 750 रुपया तनख्वाह, खाऊँ कि किराया दूँ, बट फिर भी रेपर्टरी रहना है, बिकॉज दोज ग्रेट एक्टर्स के साथ इर्द गिर्द रहना है। बट दैट वे, इसीलिए मैं मानती हूँ कि व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल होता था और मुझे पेरेंट्स को नहीं जताना था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो कोई बात नहीं, एक टाइम खाना खाते तो हेल्थ के लिए तो अच्छा है, कम खाओ दिन में। तो इस तरह का जर्नी चलता था। कुछ किराए हॉस्टल खाली करने के लिए वार्निंग आया तो एनएसडी के, तो किसी लेडी को बोला था, उन्होंने कहा ठीक है शेयरिंग पे रहेंगे। पता चला मुझे उन्होंने वारंडा में रहने दिया। रोना मुझे अभी भी याद है, रो पड़ी थी मैं। इंटरवल अपना लंच ब्रेक में मैं दिल्ली में आई, मतलब वहाँ पे घर पे शिफ्ट करने आई थी और वापस भाग गई मैं देख के। सामान वहीं पे पड़ा रहा। मैं रेपर्टरी ज्वाइन मतलब थी, टाइम टेबल का बहुत वहाँ पे डिसिप्लिन चलता था, तो मैं वहाँ भाग के गई। एंड मनोहर भाई को बोला कि सर मुझे रहने की कोई जगह दीजिए। एंड उन्होंने कहा कि तुम मिस्टर मराठे की वाइफ बहुत दयालु है, उनको बोलो कुछ 1 महीना तुम उनके पास रहो। तो मैं वहाँ रही। बट आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मैंने इतना सही डिसीजन लिया कि मैं इतने साल रेपर्टरी में गुजारी। मुझे लगता है अगर मैं रेपर्टरी में नहीं रहती तो शायद मुझे बैंडिट क्वीन काम करने का मौका नहीं मिलता। और आज मैं जो इस मुकाम पे हूँ, या लोग मुझे जानते हैं, भले मैं थिएटर में उस समय तक 40-50 प्लेस किया, बट लोगों को पता नहीं चलता अगर ऐसे फिल्मों की दुनिया में नहीं आती। बट बहुत सीखा। सीमा जी, अब जैसे कि बैंडिट क्वीन की बात आई ही और आपने बताया कि किस तरह अभी आप रेपर्टरी में काम कर रही थी और तिग्मांशु धूलिया ने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट किया, तो रेपर्टरी में काम करते हुए बैंडिट क्वीन में आना एक तरह से तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देने वाला था। अगर बहुत ही संक्षेप में बताना हो कि बैंडिट क्वीन में आपको शेखर कपूर ने कैसे मौका दिया, उसका क्या अनुभव था? मैं उन दिनों काफ़ी सारे प्लेस में लीडिंग रोल में थी रेपर्टरी कंपनी में, एनएसडी के। और एक प्ले रंजीत कपूर जी के खूबसूरत बहू, उस प्ले की तैयारी चल रही थी उन दिनों। और अचानक तिग्मांशु धूलिया, जो पान सिंह तोमर के लिए काफ़ी मशहूर है, काफ़ी सारी फिल्म उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, तो उन दिनों वो कास्टिंग डायरेक्टर थे शेखर कपूर जी के बैंडिट क्वीन के लिए। तो मुझे बोला कि सीमा, शेखर कपूर एक फ़िल्म बना रहे हैं, सो मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तो मुझे कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स देना। बट मैं ना हमेशा मेरी ज़िंदगी में मैं एट ए टाइम एक ही काम कर पाती हूँ। तो मैं खूबसूरत बहू में कॉमेडी रोल करना था, मेरे लिए बिग चैलेंज था। और उसी की तैयारी, कैसे मैं डायरेक्टर का हर रोज़ सरप्राइज़ दूँ और अलग अलग नई चीज़ें, उसमें फ़ोकस थी। तो प्ले हो गया
एंड उसने मुझे टिशू ने तिग्मांशु धुलिया ने मैंने वार्निंग दिया कि देना है तो देना, मैं कल जा रहा हूँ। जब तक मैंने फ़ोटो मेरे कलीग को ये कैमरा लेके घूम रहा था तो मैंने खींचना फ़ोटो, ऐसी कैजुअल फ़ोटो खींचे और समहाउ मैनेज टू गिव दोज फोटोग्राफ्स टू शेखर कपूर, क्योंकि टिशू तो चला गया था। शेखर जी जब फ़ोटो देखे तो उन्होंने कहा, जो मुझे बाद में पता चला, कहा कि आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ नॉन प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स इन माई लाइफ फ्रॉम एन एक्टर, तो आई मस्ट मीट दिस गर्ल। तो वो बुलाए ऑफिस में, बॉबी बेदी के ऑफिस में, एंड मिले। देन शाम को सडनली उन्होंने वो प्ले देखने आए, खूबसूरत बहू, हमको मालूम भी नहीं था। एंड ग्रीन रूम में आके शो के बाद बोला कि आई वांट टू मीट टुमारो। सो मैंने कहा सर मेरे तो रिहर्सल है, मोहन राकेश फेस्टिवल होने वाला है, तो बोला कि मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो आए और बातचीत करते रहे एंड उन्होंने कहा कि दिस इज़ फाइनल, और इसी बीच में उन्होंने स्क्रिप्ट भी भेज दी थी, बट मैंने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं जैसे पढ़ी थी वो स्क्रिप्ट, मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी, 3 रात सो नहीं पाई, क्योंकि परफॉर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा only I can do, you know, like layer, only I wanted to do this kind of layers and layers, जो है सबटेक्स्ट, बहुत ही डायनेमिक कैरेक्टर है, बट कुछ एक क्रूशियल मोमेंट्स है जिसके लिए मन नहीं करता कि कैसे करूँ मैं, तो ये आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बोल्ड पर्सन, तो ये सब में थी, बट मैंने सीरियसली नहीं लिया कि मे नॉट बी पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने प्ले देखा और उन्होंने बोला कि वैसे फाइनली सबके सामने डिक्लेयर किया हमारी रेपर्टरी कंपनी में कि दिस इज़ फाइनल, शी विल बी बैंडिट क्वीन इन माय फिल्म बैंडिट क्वीन। एंड मुझे समझ भी नहीं, मुझे अभी भी लगता है ये कितनी अनाड़ी थी कि थैंक यू कहना भी नहीं आता था मुझे। नर्वस होके मैं जस्ट आई स्टार्टेड लुकिंग यू नो लाइक दिस इज़ दिस आई वाज इंट्रोड्यूसिंग विद अदर एक्टर्स। सो ऐसे मेरा जर्नी शुरू हुआ। एंड शेखर जी, आई एम माई सेल्फ बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लकी हूँ कि उन्होंने मुझे समझा है, मतलब क्योंकि इनिशियली वो अभी जब बाद में बातचीत होती थी तो कहते थे कि तुमको देख के मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि यू कैन बी एन एक्टर, क्योंकि इतनी शाय और इतने ऐसे किसी से भी दिखता लगता नहीं कि एक्टर का स्पार्क है। बट मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि आप इसका प्ले देखो स्टेज में, तब आप समझ में आएगा कि टोटली डिफरेंट पर्सन ऐसा। तो आई वॉज राइट, बट मतलब ही वॉज टेलिंग मी, बट मैं कहती हूँ कि उनको जो विश्वास मुझ पे था, और साथ साथ एक लाइन उन्होंने कहा था कि पूरी फिल्म तुम्हारे शोल्डर पे है, एंड मुझे विश्वास है यू विल डू द जस्टिस, बट डू वन थिंग, एवरी डे एवरी वीक मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो भी दिमाग में है स्क्रिप्ट पढ़ो। तो मेरा जर्नी शुरू हो गया था, जैसे ही बोला था शोल्डर में है ये फिल्म, तो मैं असमीज़, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में फूलन के बारे में जो जो पता चले सब मैंने इकट्ठा किया था, फोटोग्राफ्स इकट्ठे किया। आई वॉज नॉट ऑफिशियली अलाउड टू मीट फूलन, क्योंकि मीडिया से कोई अलाउ नहीं था, वो जेल में थी। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया समझने की, कि फ़ोटो से समझने की, या कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर इतने किया तो उस तरह से समझ के कि अगर ये सब मेरे साथ होता तो मैं क्या करती। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे सवाल क्रिएट करती थी। फिर वीकली हम एक बार शेखर से मिलते थे, बात करते थे, एक्सचेंज करते थे अपने एक दूसरे के व्यूज़। तो इस तरह से मेरे लिए तो बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो टोटल वर्किंग प्रोसेस। तो मुझे अभी याद है कि नसीर भाई ने कहा था कि कभी भी बम्बई से फिल्म के लिए ऑफ़र आए ना, तो पहले स्क्रिप्ट मांगना, स्क्रिप्ट पढ़ना, फिर हाँ कहना। तो मुझे याद है शेखर जी जब पहली बार मिले तो मैंने भी यही कहा कि आई वांट टू सी द स्क्रिप्ट, यू नो। तो स्क्रिप्ट पढ़ी, मेरे आसपास जो उस समय के जो भी लोग थे उनको मालूम है, तो मैं झूठ बात नहीं कहूँगी, नींद उड़ गई थी। मैंने जैसे बताया कि ओ माय गॉड, सच अ बिग डिसीजन आई हैव टू टेक, कि रेपर्टरी रिज़ाइन, जिसमें आदत पड़ जाती है, चाहे आपके कम पैसा हो चाहे जो भी हो, कंफर्ट जोन में आप रहते हैं ना, तो उसमें आप आदत पड़ जाती है, उसको छोड़ने में डर लगता है। एंड ऊपर से रोल इतना डायनेमिक है कि उसके लालच भी है। एट द सेम टाइम इट्स अ फिल्म मीन्स फिल्म, एट द सेम टाइम लीडिंग रोल में, एट द सेम टाइम घबराहट की, सच अ बोल्ड रोल, इतने बोल्ड रोल क्या करूँ मैं।